हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो वीडियो जो मैं आज बनाने जा रहा हूँ वो है रिगार्डिंग आने वाले दिनों में बाज़ार में क्या हो सकता है। और जिस तरह का माहौल चल रहा है, लगातार एफआईआईज़ जो है अपनी बिकवाली उन्होंने जारी रखी हुई है, एंड डीआईज़ जो है लगातार बाइंग करते ही जा रहे हैं। तो एंड अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रम्प जी इलेक्शन जीत चुके हैं। बाकी चाइना ने राहत पैकेज भी अनाउंस कर दिया। तो इन सब चीज़ों का हमारे भारतीय मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसके बारे में हम जानेंगे। एंड एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा कि इस जो वीडियो की भी जो प्रेजेंटेशन है वो ख़राब होने वाली है। तो मेरे वर्डिंग्स पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान रखेंगे तो आपको पूरी नॉलेज आराम से मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको समझने में। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, एंड चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप फ्यूचर की कोई भी मेरे चैनल से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो मिस ना कर दें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी का। अगर 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखें तो आपको देख ही रहा होगा कि अभी भी निफ्टी में जो है 9 से 10% की रिटर्न्स जो है पिछले 6 महीने में दे ही रहा है निफ्टी है। और पिछले 1 साल की बात करें तो अच्छे खास 24% के रन है। अच्छे चल रहा, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन एकदम से जज्बात बदल गए। और आप यहाँ टॉप लेवल से देख ही सकते हैं निफ्टी जो है लगभग लगभग 8% के आसपास डाउन हो चुका है यहाँ पर। तो हालांकि देखा जाए अगर पिछले 5 साल के हिसाब से अगर डेटा देखा जाए तो 102% के रिटर्न है, और ये गिरावट तो हमें दिखाई भी नहीं दे रही है। लेकिन हाँ, जो भी बिगनर्स होते हैं जिन्होंने अभी अभी 1 डेढ़ साल पहले एंट्री करी थी, उनको ये चीज़ें जब पहली बार देखने को मिलती है तो उनके दिल में ज़रूर ये सवाल उठना शुरू हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये ऐसा कब तक होगा। ये चीज़ें किसी को भी पता नहीं होती हैं। लेकिन आइए चलिए कुछ चीज़ें जो इस वक्त मार्केट में चल रही हैं वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या दिक्कतें इस वक्त मार्केट में आ रही हैं और ये कब कब ये चीज़ें सुधर सकती हैं। जो मुझे लगता है, अगेन मैं ये कहना चाहूँगा ये, और एक बात का और डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा, इस वीडियो में अगर मैं किसी शेयर का नाम ले रहा हूँ या कुछ भी, वो सिर्फ आपको स्टडी पर्पस से, उस स्टडी पर्पस के तौर पे मैं आपको जस्ट बताऊंगा। वो कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं हो। मैं यहाँ पे आपको जस्ट चीज़ें जो है सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम खोल देते हैं एफआईआईज़ एंड डीआईज़ का डेटा। अगर आप अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का डेटा देखें तो लगातार पहले अप्रैल में तो बहुत भारी बिकवाली, उसके बाद मई में भी भारी बिकवाली, उसके बाद जून एंड जुलाई में थोड़ी सी बाइंग, अगस्त में फिर भारी बिकवाली, उसके बाद सितंबर में बाइंग, और उसके बाद अक्टूबर में तो एफआईआई ने हद ही मचा दी है। 1,14,000 करोड़ से भी ज़्यादा की उन्होंने सेलिंग कर दी है। और हमें, और अगर आप नवंबर मंथ का भी डेटा देखें तो एक भी दिन एफआईआई ने है यहाँ पे बाइंग करी ही नहीं है। इवन मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन भी उन्होंने बेचने की ही सोची है, मतलब बाइंग तो वो करने की सोच ही नहीं रहे हैं। हाँ, मैं नेट बेसिस पे बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली वो ग्रॉस परचेज एंड ग्रॉस सेल दोनों को माइनस करने के बाद ही नेट परचेज एंड सेल आता है। लेकिन आप देख रहे हैं ग्रीन निशान आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा जो कारण मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो सबसे बड़ा कारण है चाइना का मार्केट। आप चाइना का पिछले फ्राइडे को मार्केट बंद होने के बाद चाइना ने जो है 1.4 ट्रिलियन डॉलर का राहत पैकेज 5 सालों के लिए उन्होंने अपनी इकोनॉमी में वो इम्पोज करने जा रहे हैं। क्योंकि जो उनकी इकनॉमी है चाइना की, वो बहुत ही बैड टाइम से गुजर रही थी। वो इकनॉमी को संभालने के लिए वो ये चीज़ करने जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि चाइना में जो शेयर मार्केट पिछले 5 साल में चल नहीं रहा था, उसमें से एकदम से उन्होंने जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। जिसकी वजह से जो है वहाँ का जो जितने भी शेयर मार्केट में लिस्टेड स्टॉक्स हैं या प्राइवेट सेगमेंट में भी जो स्टॉक्स शेयर्स या कंपनीज हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट पे हो रही हैं, क्योंकि वहाँ पे डिमांड बिल्कुल है ही नहीं। कंपनियां जो है बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल रही है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन उनका डाउन है। तो सारे जो एफआईआई हैं, इवन जो इंडिया के विजय केडिया सर है, वो भी वहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। उन्होंने भी हालांकि किसी ने भी ये नहीं बोला है कि इंडिया का मार्केट ख़राब हो गया है। उनका सबका ये कहना है कि वहाँ का जो मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, और वहाँ पे उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ मिल सकती है आने वाले टाइम में। लेकिन जो इंडिया है, इंडिया स्टिल अच्छा है, लेकिन अगर वैल्यूएशन का कंपैरिजन किया जाए तो चाइना बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे। और आप जानते ही हैं जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं,
जो कई कई सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं, उनको वैल्यूएशन बहुत मायने रखती है उनके लिए। वो किसी भी भागती हुई ट्रेन में उठ जाते हैं, उनको वैल्यूएशन चाहिए होते हैं। वो जब तक मार्जिन और सेफ्टी उनको दिखती नहीं है ना, वो जब तक इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं। तो ये तो बात थी हमारी चाइना का पॉइंट, सबसे पहले बात। तो एफएस का जितनी बिकवाली हो रही है, वो मैं कहूँगा अगर वो 100 रुपये बेच रहे हैं तो 100 में से तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, अगर मैं पर्सनल कह रहा हूँ, 80 रुपये तो सीधा चाइना की मार्केट में ही वो इम्पोज कर रहे होंगे। ये मेरा एक अंदाज़ा है। और भी मार्केट हैं जो अच्छा कर रही हैं, हो सकता है वहाँ भी पैसा जा रहा हो, लेकिन चाइना में मोस्ट ऑफ द पैसा जा रहा होगा। उसके बाद सेकंड, डोनाल्ड ट्रंप। तो आपको सबको पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा देखा जाता है कि वो इंडिया के फेवर में रहते हैं, और इंडिया की जब अगर डोनाल्ड ट्रंप जी जीतते हैं तो इंडिया को फ़ायदा होगा। हाँ जी, जो कि ये सारा जो डेटा, ये प्रीवियस जो वो पहले प्रेसिडेंट बने थे यूएस के, उस हिसाब से एक अनुमान लगाया जाता है। लेकिन ये वो होगा और इंडिया को ऐसे ऐसे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वो चाइना है तो बिल्कुल खिलाफ रहते हैं, ये चीज़ सबको पता है। इस बार वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी तो वो इलेक्शन जीते और वो धीरे धीरे पावर में, अभी तो आई थिंक पावर में वो आए भी नहीं हैं। अभी तो कुछ टाइम बाद वो शपथ वगैरह ग्रहण करेंगे, उसके बाद वो एक्शन में आएंगे, और वो उस वक्त क्या डिसीजन लेते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेगा। लेकिन मैंने एक न्यूज़ आपके सामने ओपन करके रखी हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप प्लेसेस फोकस ऑन टैरिफ and tax cut in his 2024 economic plan, suggesting elimination of the federal income tax and extensive tariff on the imports and significant corporate tax cuts. He also proposes making car loan interest tax डिडक्टिबल एंड कैपिंग क्रेडिट कार्ड। इसका सबसे बड़ा जो मतलब है ना, कि वो ना इनकम टैक्स को अपने देश में ना कम करने जा रहे हैं, और जितनी भी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं ना, उन पे वो टैरिफ बढ़ाने जा रहे हैं। क्योंकि अगर इनकम टैक्स वो कम करेंगे तो कहीं ना कहीं से उसका भरपाई तो वो करेंगे, क्योंकि अगर टैक्स आएगा ही नहीं कहीं तो देश चलेगा कैसे। तो देश को चलाने के लिए वो क्या करेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स को कट करेंगे, और जो इम्पोर्ट्स हैं उन पे बढ़ा देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो यूएस की जो कंपनीज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। जैसे सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है इंडिया, यूएस के टर्म में अगर देखा जाए इंडिया और यूएस का, तो वो सर्विस सेक्टर यानी कि आईटी सेक्टर के लिए है। तो आईटी जो है बहुत ज़्यादा सर्विस अपनी इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है यूएस में। अब होगा क्या, अगर यूएस जो है इंपोर्ट रेट बढ़ा देता है तो इंडियन आईटी कंपनीज, अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए नाम ले रहा हूँ यहाँ पे, तो आप रिकमेंडेशन मत लीजिएगा। जैसे आप जानते हैं कि टीसीएस जो है वो भी अपना बिजनेस यूएस में करती है, और जो एक्सेंचर है वो भी यूएस में बिजनेस करती है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, टीसीएस जो है वो इंडिया की कंपनी है और एक्सेंचर जो है वो यूएस की कंपनी है। और ये दोनों, मान लीजिए कोई सर्विस है, कोई किसी कंपनी का ईमेल सर्वर आपको क्रिएट करवाने में, कोई नई कंपनी में मुझे ईमेल सर्वर क्रिएट करवाना है। पहले क्या होता था कि यूएस दोनों के रेट बराबर है, मान लीजिए 80 रुपये पे ही टीसीएस बेच रहा है और 80 पे ही एक्सेंचर बेच रहा है, तो हम मीटिंग्स वगैरह करते थे और मुझे लगता था कि हाँ ये ठीक है, तो हम किसी से भी ले सकते थे। लेकिन अभी क्या होगा, अभी ये होने वाला है कि अगर टीसीएस के ऊपर टैरिफ लग जाएगा इंपोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि वो भी इंपोर्ट ही हो रहा है एक तरह से। अगर टीसीएस का जो इंपोर्ट है वो महंगा हो जाएगा, तो कोई भी कंपनी जो है अगर उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया किसी गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो बर्डन अपने ऊपर नहीं लेती, बल्कि वो सरपास कर देती है कस्टमर के ऊपर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर टीसीएस किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेने जाएगी और बोलेगी हम भी ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, सर्विस देते हैं आप लोगों को, आप हमें कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, तो वो रेट पूछेगा। वो बोलेगा कि हाँ मैं 100 रुपये में दूंगा। और वही यूएस की एक्सेंचर जो है, जो क्योंकि उनके ऊपर तो ये इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी नहीं, क्योंकि वो तो यूएस की कंपनी है ऑलरेडी, तो वही वो सर्विस तो 80 की देगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि सारा बिजनेस जो है वो यूएस की कंपनी में ज़्यादा रहेगा। तो ये चीज़ें का फ़र्क पड़ता है जब वो इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह पे टैक्सेस लगा देते हैं। तो ये तो है हमारा सेकंड पॉइंट। उसके बाद जो है जो अभी हाल के हफ्ते में 12 नवंबर को इंडिया का इन्फ्लेशन का डेटा भी आने वाला है, और 13 नवंबर को यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। तो ये दोनों डेटा भी बहुत ज़्यादा अहम होने वाले हैं, क्योंकि अगर मैं आपको आरबीआई की शक्तिकांत दास की बात करूं, तो जब पूरी दुनिया में रेट कट हो रहा था तो
तो उनसे पूछा गया था कि अब तो पूरी दुनिया में रेट कट होना शुरू हो गया है, तो क्या आप भी रेट कट करेंगे? तो उन्होंने सबको सीधा सीधा साफ शब्दों में बोल दिया था कि हम किसी भी देश को या उसकी जीडीपी को देखकर हम रेट कट नहीं करने वाले। हम सिर्फ अपने देश की चीज़ों को देख के ही रेट का डिसीजन लेंगे। पढ़ भी सकते हैं, आरबीआई गवर्नर शक्ति काउंसिल वार्न अगेंस्ट प्रीमेच्योर इंटरेस्ट रेट कट्स citing significant inflation risk while the central bank maintains a growth forecast of 7.2%. It awaits inflation to stabilize around 4% before easing rates diverging from the market expectation. तो आप यहाँ पे पढ़ ही सकते हैं कि ग्रोथ का फोरकास्ट है उन्होंने 7.2 का ही रखा है, लेकिन वो अभी भी वेट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन 4% के अराउंड ही रहे, तभी वो रेट कट करेंगे। उन्होंने सीधा बोल दिया कि हम किसी भी दूसरे देश की कंट्री की फेडरल बैंक या कोई भी अदर जो सेंट्रल बैंक उनको देख के हम डायरेक्ट रेट कट की तरफ नहीं जाएंगे। हम जब तक स्टेबलाइज उन्हें चीज़ें नहीं दिखेंगी वो रेट कट की तरफ नहीं जाने वाले हैं। ये उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है। तो उस हिसाब से जो इंडिया का इन्फ्लेशन है, अगर वो यहाँ पे ज़्यादा बढ़ा हुआ आ गया, 12 तारीख को देखिए आप जैसे कि 5.49 था, उससे कम ही आना चाहिए। तो अभी भी आप देख रहे थे कि 5.4% का उन्होंने बोला है, और अभी पिछली बार जो आया था 5.49 आया था, जबकि आना चाहिए था 3.65, लेकिन आया था 5.49, और इस बार 5.49 है। और देखते हैं इस बार कितना आता है। अगर ये नंबर जो है 5.49 से ज़्यादा आया तो आप भूल जाइए कि आने वाली जो आरबीआई की आई थिंक जो बैठक है, आई थिंक दिसंबर में, तो वो रेट कट बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, इससे कम आ जाता है थोड़े से चांसेस बढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने स्ट्रिक्टली ये बोला है कि वो 4% के अराउंड ही होना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि अगर वो 5% पे भी आ गया ना एक्चुअल, तब भी वो शायद रेट कट ना करें। ये पॉसिबिलिटी है, हालांकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे हाथ में तो नहीं है। हम सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं डेटा को देख के, उनकी स्टेटमेंट को देख के। तो बस यही चीज़ें मेरे को आप सब लोगों को बतानी थी। एंड आई होप आपको ये वीडियो एंड ये एक छोटा सा अपडेट पसंद आया होगा। अगेन मैं सॉरी कहना चाहूँगा कि इसका जो प्रेजेंटेशन था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, लेकिन आपने अगर वर्डिंग्स पर ध्यान दिया होगा तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि क्या हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में। एंड दूसरी बात, आपको पता ही है कि आने वाले 1 फरवरी को हमारे देश का बजट भी अनाउंस होगा, तो उस टाइम वो भी आप देख सकते हो। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आने वाली जो 3, 4, 5, 6 महीने हैं वो बहुत ही रहने वाले, क्योंकि अब महाराष्ट्र के इलेक्शन भी इंडिया में आने वाले, जो बहुत ही मेजर स्टेट माना जाता है। तो और उसके बाद बजट का टाइम आ जाएगा। तो आई थिंक जो ये 5-6 महीने हैं ना, ये ऊपर नीचे, तो आप ध्यान से एकदम बिल्कुल इस बाजार पे नज़र रख सकते हैं। और मुझे तो ये लगता है कि आने वाले 5-6 महीने बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होंगी बाज़ार में। कभी चाइना, कभी यूएस के डोनाल्ड ट्रम्प, कभी हमारा बजट, कभी हमारे इलेक्शंस। तो आने वाला टाइम बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहने वाला है। तो वीडियो में बस यही सब था। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप फ्यूचर की कोई भी अपडेट मिस ना कर दें। तो बाय बाय, अब कल हम फिर से मिलते हैं।